तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे और फैसला आपका। एक खास विषय, सियासत की ये कैसी रीत है कि रेप के मामले पर भी राजनीति हो रही है। जी हां, अयोध्या में नाबालिग से रेप के बाद सियासत अपने चरम पर है। आरोपी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से होने के नाते सत्ता पक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि सिर्फ आरोप लगाकर सियासत न की जाए, बल्कि दोषी को कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, और अगर आरोप झूठे साबित हों तो अधिकारियों को बख्शा न जाए। अखिलेश की डीएनए जांच वाली मांग पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूछा है कि आरोपी के डीएनए टेस्ट की एसपी की मांग को आखिर क्या समझा जाए। साथ ही ये भी पूछ लिया है कि एसपी की सरकार में कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट हुए हैं। बहरहाल अयोध्या में रेप पर सियासत जमकर हो रही है, तो वहीं योगी सरकार की तरफ से आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। जहां एक तरफ रेप के आरोपी के घर और बेकरी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर इल्जाम है कि गैंगरेप मामले में फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया गया, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, और आरोपी मोइन खान को बचाने की कोशिश क्यों की गई है। अब जब अयोध्या कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उसमें पता चला है कि समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा रात 11 बजे पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। पीड़िता पर मोइन से सुलह कराने और केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सुलह नहीं कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल अयोध्या रेप केस में बुलडोजर एक्शन के साथ सियासी जंग जारी रह सकती है, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर आप देख ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुनते हैं कि इस मामले में बयानबाजी आखिर हो कैसे रही। तो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ होगी। इसलिए अच्छे आचरण करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छे संस्कार होने चाहिए। सरकार की यह मंशा भी है, और उत्तर प्रदेश का यही सदा से इतिहास रहा है, वर्तमान रहे, भविष्य रहे, ऐसी अपेक्षा है। तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें, और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हों और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरह की घटना अयोध्या में हुई है,
लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सारे नेता उस अपराधी को बैकअप कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे, समर्थन दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, आज से नहीं। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से ही ऐसा है। ये रेपिस्टों की पार्टी रही है, रेपिस्ट को समर्थन करने वाली पार्टी है। याद है ना वो बयान, लड़कों हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या सारे लड़कों को फांसी चढ़ाते हैं? तो इनको अंदर से शांति मिलती है जब ये रेपिस्ट लोग के साथ खड़े होते हैं। तो ये दिल व्यथित नहीं होता है आप लोग का? एक 12 साल की बच्ची को 6 महीने से ये व्यक्ति रेप कर रहा था, गैंग रेप हो रही थी वो, और उसको बचाने के लिए सब कोई खड़े तर्क दे रहे हैं कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो डीएनए टेस्ट करवा लो, तो ये कर लो, वो कर लो। क्यों? यहां पे शरिया नहीं चाहिए। शरिया तो कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों को खड़े करके पत्थर मार मार के मार दो। यहां शरिया नहीं चाहिए, यहां बचाव चाहिए। मासूम के साथ हैवानियत करने वाले मोइन खान और उसके साथ ही राजू की सल्तनत कैसे नेस्तनाबूद की जा रही है, आज इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। यह वही जगह है जहां पर उस मासूम के साथ हैवानियत की गई थी, जहां उसके अरमानों को कुचला गया था, जहां पर उसके मासूमियत को नोचा गया था। यह वही जगह है जहां पर उस मासूमियत की गरीबी का फ़ायदा उठाकर मोइन खान ने उसकी असमत से कई बार खेला, उसके साथ ही राजू ने कई बार खेला। आज उसकी सल्तनत को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कल पीड़ित की मां ने सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि किस तरह से उसके बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। उसको देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई का नतीजा ये रहा कि यहाँ पर थाना प्रभारी पूरा कलंदर रतन शर्मा को सस्पेंड किया गया। वहीं पर यहाँ के चौकी प्रभारी जो अखिलेश गुप्ता थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से। ये वही जगह है जहाँ पर बेकरी चला करती थी और उस बेकरी में एक ऐसा अपराध पल रहा था जो लगातार शर्मसार कर रहा था मानवता को। और यहाँ जो आरोपी हैं वो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो भी समाजवादी के बड़े चेहरे हैं। ये हमेशा यहाँ के जो अभी जल्दी के सांसद सपा के हुए हैं अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। अवधेश प्रसाद को अयोध्या की गलियों में तो कीचड़ नजर आता है, अयोध्या की गलियों में तो गंदगी नजर आती है, लेकिन उनके साथ रहने वालों के दिमाग में कितना कचरा भरा पड़ा है, कितनी गंदगी भरी पड़ी है, यह तो शायद ईश्वर ही जानता होगा, जिसका कुकृत्य आज ये तस्वीरों में दिख रहा है। जो मासूम जिला महिला चिकित्सालय में एडमिट है उसके पास पहुंचते हैं और उसके ऊपर दबाव बनाते हैं सुलह करने का, उसके ऊपर प्रेशर करते हैं कि समझौता कर लो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। ये सामाजिक नहीं बल्कि समाज के दुश्मन हैं और इनके साथ जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं उन्हें एक बार आईने के सामने खड़े होकर सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में हैं, उन सवालों को लेकर हम लोगों के पास गए, उनसे राय जानी। पहला सवाल हमने अपने इस सर्वे में पूछा कि रेप के दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। 78% लोगों ने कहा कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, 21% लोगों ने कहा उम्र कैद होनी चाहिए और 1% लोग ऐसे थे जो इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अयोध्या राम की नगरी, और राम की नगरी में अगर इस तरह की तस्वीरें दिखाई दें, इस तरह के बयान सुनाई दें तो आप इसे किस तौर पर देखते हैं? रमन मलिक बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, विनय कुमार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं और एलन राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय कुमार, विनय जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ये राजनीति से जुड़ी हुई चीज नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति 12 साल की एक मासूम, 12 साल की मासूम को नौकरी के बहाने आपने अपनी बेकरी पर रखा, उसके साथ आप कई महीनों तक बलात्कार करते रहे, अश्लील वीडियो बनाया और जब वो गर्भवती हो गई, ये मामला सामने आया तो बयानबाजी में उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं राजनेता। जो पीड़िता है उसके पास जाकर धमकाने की कोशिश की जाती है। मैं बता दूं, चाहे यह घटना किसी ने भी किया हो, अति निंदनीय है, बहुत ही घृणित है और हम समाजवादी पार्टी ऐसे घटनाओं का और ऐसे आरोपियों का कतई समर्थन नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इतना कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए डीएनए टेस्ट करा लिया जाए आरोपी का और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो मोइन गुप्ता हो, चाहे कुणाल पांडे हो, बनारस के बीजेपी आईटी सेल का महानगर अध्यक्ष हो,
चाहे सक्षम पटेल हो बनारस का बीजेपी आईटी सेल का जो है संयोजक हो, चाहे अभिषेक चौहान हो बीजेपी आईटी सेल का, जिसने बनारस में महिला के साथ, जो लड़की के साथ दुष्कर्म किया, कोई भी हो, इस तरह की घटना अगर करता है, इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है, उसके साथ उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते और समाजवादी पार्टी भी बात, लेकिन किसी को अनावश्यक रूप से अगर वो नहीं लिप्त है, अगर वो नहीं पाया जाता है, तो परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और इतनी जल्दी क्या है की मजबूती के लिए, विनय कुमार साहब, इतनी जल्दी क्या है? फांसी की इतनी सजा जल्दी देनी क्या है? चाहिए। इंतजार कीजिए, बताएं। बड़ी जल्दी आप इस विचार पे पहुंच गए कि किसी अगर ऐसे व्यक्ति को जिसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसे अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इतनी जल्दी आपने फैसला कर लिया? थोड़ा रुकिए, इतनी जल्दी नहीं, समझिए। आपको एक चीज दिखा दूं, ये है सक्षम पटेल है, ये सक्षम पटेल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। हाँ। महिला जो बनारस में जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, स्मृति ईरानी जी के साथ है। ये अरे किसी के साथ हो, मुख्यमंत्री के साथ हो या प्रधानमंत्री के साथ हो, बलात्कार का कोई भी व्यक्ति जो आरोपी है, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो समाज का दुश्मन है। और अगर कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, अगर वो उसे संरक्षण देता है तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री रहने का अधिकार नहीं है, उच्च पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। एलन राव साहब मेरे साथ मौजूद है। उसके पहले एक और सवाल जो हमने अपने सर्वे में पूछा, वो सवाल था कि क्या रेप के दोषियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? 80% लोगों ने कहा, 80% लोगों ने कहा कि हाँ होनी चाहिए। 19% लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए। 1% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम सीधे राव साहब के पास चलेंगे। राव साहब, सबसे बड़ा घृणित अपराध अगर कोई है तो वो बलात्कार है, वो रेप है। एक तरफ अगर आप हमारे शास्त्रों में देखें, पुराणों में देखें, चाहे वो वेदों में देखें या फिर इस्लाम में देखें, नारी शक्ति की हमेशा स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है, आधी आबादी कहा जाता है। बावजूद इस तरह की जो घटनाएं आती हैं, इस तरह की तस्वीरें आती हैं, वो शर्मसार करती है। और दुख और ज़्यादा तब होता है जब कुछ लोग इनके पीछे खड़े हो जाते हैं, बेगुनाही इनकी साबित करने में बयान भी देते हैं और संकेत भी देते हैं। राव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लड़की के साथ अपराध हुआ, पीड़िता के साथ अपराध हुआ, लेकिन ये कहना कि पहले डीएनए टेस्ट कराओ, कहां तक उचित है? आपने तो ऐसे बहुत सारे केस डील किए होंगे। जी नमस्कार। और ये बहुत ही जघन्य अपराध की कैटेगरी में मैं समझता हूँ। एक बच्ची जिसकी उम्र बताई जा रही है 12 साल, उसके साथ में एक जो नौकरी देने वाला आदमी उसके साथ में इस प्रकार से व्यभिचार करता है, रेप करता है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। और इस स्टेज पर डीएनए टेस्ट का कोई मतलब नहीं है कि कराना चाहिए, नहीं। वो डीएनए टेस्ट तो अपने आप ही होगा। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो जो साक्ष्य मिलेंगे उनका डीएनए टेस्ट भी होगा, क्योंकि जो मुलजिम है उसका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, उससे मिलान किया जाएगा। जो अगर कोई एविडेंस उसके साथ में है, जो लड़की के साथ जैसे कह रहे हो गर्भवती हो गई है, तो उसका डेफिनेटली बच्चा जो भी होगा पेट में है या कहीं भी है, तो उसका डीएनए टेस्ट तो ऑटोमेटिकली होगा। तो जो लोग इसकी सपोर्ट में खड़े हैं और डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो बेईमानी हो जाती है। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें सजा की जहाँ प्रावधान है वो बड़ा सख्त हो गया। अभी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 63 में रेप का डेफिनेशन है और सेक्शन 64 में ऐसे कुकृत्य करने वाले का जो सजा का प्रावधान है। अगर 12 साल से नीचे अपराध करता है तो फांसी की सजा का भी प्रावधान है, लेकिन 12 साल और 18 साल के बीच में जब भी जो करते हैं तो मिनिमम 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद तक का भी इसमें सजा का प्रावधान है। तो ये जितने भी अभी मैं कहता हूँ ऐसे केसेस को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स को इससे ऐसे केसेस जो दूर रखते, बल्कि लोगों को इसको डिस्कार्ड करना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक सेकंड, एक चीज पूछना चाह रहे थे। जी बोलिए। मैं पूछना ये चाह रहा था राव साहब, आपने बात तो सही कहा और ये जघन्य अपराध है, इसका क्षमा नहीं हो सकता। लेकिन क्या एक लड़की अगर अयोध्या में जिसके साथ हुआ है, बनारस में जिसके साथ, क्या वो लड़की नहीं थी? क्या दोनों में भेद क्यों होता है? आखिर जो बनारस में जिसके साथ हुआ उसके अपराधियों के साथ कार्रवाई नहीं होती है,
उनको जो है मध्य प्रदेश भेज दिया था भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए। मैं जवाब आखिर देता इस हूँ, तरह का भेद क्यों होता है? जवाब देता हूँ। देखिए, भेद होना तो बड़ी ही गलत, वो तो और भी गलत बात है, लेकिन मैं आपको एक बार स्पष्ट बता दूं कि इसमें जी 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 तो इसी प्रकार का भेदभाव तो बिल्कुल ही अगर है तो गलत है। लेकिन एक बात मैं बड़ा स्पष्ट, अपराधियों की कोई जाति होती है? पुलिस कोई भेदभाव नहीं करती है। पुलिस मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं या यूपी पुलिस भी, ये सब पुलिस एक ही है। लेकिन जहां तक साक्ष्य की बात है, जिसके खिलाफ जो सबूत हैं वो उसके सबूत अगर हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इसमें दुर्भाग्य इस बात का है कि हर राजनीतिक पार्टी, जब भी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा दिखाई देता है और उसके ऊपर अगर बलात्कार का आरोप लगता है, वो बलात्कार में रेप में शामिल होता है, तो हर राजनीतिक पार्टी ये कहती नजर आती है, ये संकेत देती हुई नजर आती है कि मेरी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है वो तुम्हारी राजनीतिक पार्टी से कम आरोपी है। इस तरह की होड़ लग जाती है, उदाहरण दिखाने की कोशिश की जाती है, तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाती है। और मेरा तो यह कहना है कि हर उस राजनीतिक पार्टी के लिए यह शर्मिंदगी की बात है जो इस तरह का कंपटीशन, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करता है, क्योंकि सभी बराबर के आरोपी हैं, हर कोई बराबर का जिम्मेदार है। इस बात को समझना चाहिए। एक और सर्वे का सवाल जो अपने सर्वे में हमने पूछा, और वो सवाल था कि रेप के केस में जो पुलिसकर्मी मामले को दबा रहे हैं उसकी सजा क्या है। 41% लोगों ने कहा बर्खास्तगी, 26% लोगों ने कहा निलंबन होना चाहिए, जो कि हो चुका है। 29% लोगों ने कहा एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, उनके ऊपर भी एफआईआर धाराएं लगनी चाहिए, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश इस वक्त हमारे साथ आ गए, एक बार उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अवधेश जी, जघन्य अपराध है, दुर्भाग्य है कि जब भी इस तरह की चर्चा हम करते हैं तो कम से कम समाज में एक संकेत जाए कि इतना गंभीर मामला है, सरकार ये कार्रवाई कर रही है, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, जैसा कि राव साहब जिक्र कर रहे हैं। कम से कम अपराधी डरें, इसलिए हम चर्चा करते हैं। लेकिन दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है जब राजनीतिक पार्टियों से ये आवाज निकल कर आती है कि साहब मेरी पार्टी का जो बलात्कारी है वो उनकी पार्टी के बलात्कारी से कम आरोपी है, उनका आदमी कैसे छूटा हुआ है, उस पर कार्रवाई कैसे हो रही है, मेरी आदमी पर कार्रवाई क्यों हो रही है, और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए आप ही के ऊपर। विनय कुमार साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि साहब बनारस का जो आरोपी था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं हुआ, IT सेल का अध्यक्ष है, उसको मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए क्यों भेज दिया गया। सवाल तो वाजिब है। जी 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 बिल्कुल। देखिए मनोज जी, जो बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है कहीं भी हो, किसी भी राज्य में, उसको पहली बार तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। अटक गए हो आप अवधेश जी, मतलब तकनीकी खामी की वजह से अटक गए हो, लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनय जी 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 उसको बचाने में लगे हुए हैं। ये बात कर रहे हैं बनारस की बात। देखिए अभी तक का उत्तर प्रदेश का कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, यदि किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है, किसी तरह की भी महिला सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, उस पर कार्रवाई की गई है, चाहे कोई भी हो। चाहे बनारस की घटना देख लीजिए आप, चाहे हाथरस की घटना देख लीजिए आप। तो झूठ बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं जी, आंकड़े उठा के देख लीजिए। देखिए थोड़ा पढ़कर आइएगा, जो भी अपराधी है जिसने भी महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है या राज्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, कोई भी डॉन हो, माफिया हो, कोई भी बख्शा नहीं गया है। समाजवादी पार्टी नहीं है तो वन डिस्ट्रिक्ट जिसने समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को घोषित किया था, समाजवादी पार्टी का ये लक्ष्य था। समाजवादी पार्टी के राज में क्या था आप बताइए? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया संरक्षित किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। मालिक क्या बात कर रहे हैं आप ही के नेता थे ना, क्या बच्चों से गलतियां हो जाती है, उसी पार्टी से आप आते हैं, आप ही के नेता थे ना जिन्होंने कहा था बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो भाई क्या लक्षण होगा जिसका मुखिया सुप्रीमो ऐसी बात कहे, तो भाई उस पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे। और जब उन पर कार्रवाई होती है तो बाहर निकल आते हैं। अरे भाई कार्यकर्ता पर कार्रवाई हो रही है, उसने बलात्कार किया है किसी बच्ची के साथ, तो भाई उस पर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। विनय जी, दुख नहीं होना चाहिए,
इस समय उत्तर प्रदेश में न्याय की सरकार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को, योगी जी को इसलिए चुना है कि वो सुरक्षा सुविधा दे सके, इसलिए नहीं चुना है कि वो तो माफिया को पोषित कर सके। माफिया को पोषित करने का काम था समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने किया था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पोषित किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भय का माहौल था उस समय। आज यदि उत्तर प्रदेश को भय से मुक्त किया है तो किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है। पूरा देश देख रहा है भाई साहब। विनय जी आप भी देख रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे। लेकिन एक सेकंड देखिए, मैं एक चीज बता दूं, कम से कम शर्म जब आती है जब माफियाओं की जात पूछी जाती है। अच्छा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पोषित किसने किया था? मेरी बात सुन लीजिए पहले। माफियाओं की जात, मुख्तार अंसारी की मौत पर रोया था, अभी और मजाक पे क्या था बताइए आप। सुनिए पहले, ये जो जात पात की राजनीति है ना, इसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। वही बात फिर से निकल आई है। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल पूछा कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। 25% लोगों ने कहा बहुत अच्छी है, 59% यानी कि 59% लोगों ने कहा अच्छी है, और 15% लोगों ने कहा खराब है। 1% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, चूंकि एक राजनीतिक पार्टी का एक राजनीतिक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो गया दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है। राजनेता कूद कूद कर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है। अगर आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड उठाकर देखें, उसके डेटा उठा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ा प्रतिशत है जिसमें अपने ही लोग, जिनके रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, जिन्होंने भरोसे का कत्ल किया है, और पहचान के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, अपने ही लोगों ने महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, रेप किया है। एक बड़ा आंकड़ा है, यह बड़ी सामाजिक समस्या है। क्या करें? देखिए मनोज जी, ये वास्तव में एक सामाजिक समस्या है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड है, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो बताते हैं कि 96% रेप केसेस में किसी न किसी परिचित का इसमें हाथ होता है। जो जान पहचान के जो आदमी होते हैं, चाहे उसके रिलेटिव हो, चाहे वो कोई टीचर हैं, कोई या और कोई आदमी है जिनके कस्टडी में जो बच्चा रहता है उसके साथ में, तो केवल 4% ऐसे लोग होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं जो अननोन आदमी जाके कोई हवस का शिकार होकर को रेप करते हैं। ये बात पहले भी एनसीआरबी के डाटा में आ चुकी है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में, वुमेन सेफ्टी के बारे में सरकारों ने काफ़ी कदम उठाए हैं, और इसके लिए स्पेशल लॉज भी बने हैं, स्पेशल ट्रायल कोर्ट भी बने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो, और जो दोषी हैं उनको, चाहे वो रिलेटिव हो या चाहे कोई और हो, कैसे भी हो, उनको जल्द से जल्द सजा मिले। और साथ में ये भी है कि जैसे अभी बना रहे विनय कुमार जी बता रहे हैं, कोई निर्दोष आदमी को भी अगर किसी में इन्वॉल्व हो गया तो वो उस सजा से बच सके, इसलिए भी एक पर्पज है कि इसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, और वो स्पेशल कोर्ट्स का काम यही है, सिर्फ रेप के केसेस देखते हैं, और जो बच्चों के साथ अपराध होते हैं वो। विनय जी कुछ कहना चाहते हैं? विनय जी संक्षेप में। मैं राव साहब से एक चीज पूछना चाहते हैं कि हमें लगता है कि राव साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पर इस चीज को सही तरीके से बताएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में बोला, जो लखनऊ में जो बरसात के समय में जो एक लड़की के साथ तमाम लोगों ने जिस तरीके की छेड़खानी की, जब 14 लोगों का नाम आता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जब सदन में खड़ा होकर के कहते हैं कि एक फला यादव, एक ये मुस्लिम, बाकी का नाम नहीं लेते हैं, और ये कहते हैं ये सद्भावना, ये बताना क्या चाहते हैं? क्या अपराधी? अरे ये बताना चाहते हैं कि कोई यदि अपराधी करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, तो भैया वो बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश अपराधी की कोई जांच नहीं होती है, कहीं भी जा भाजपा की सरकार, दुर्भाग्य, समाजवादी पार्टी की सरकार, दुर्भाग्य इस तरह के बयान, दुर्भाग्य इस तरह की तस्वीरें जब निकल कर आती है, और ऐसे मामलों पर, संवेदनशील मामलों पर राजनीति होती है, तो दिल जलता है, दुख होता है। बिल्कुल जलता है। हम कहाँ हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या ये कहना क्या और उचित था? इतने संवेदनशील मामलों पर राजनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी हो रही है। शुक्रिया मैं करूंगा राव साहब का, शुक्रिया करूंगा विनय जी का।